हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जैक्स डेरिडा के फेमस लेक्चर स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस लेक्चर को जैक्स डेरिडा ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में 21 अक्टूबर 1966 को दिया था और बाद में इस लेक्चर को 1967 में पब्लिश भी किया गया। राइटिंग एंड डिफरेंस इस बुक में चैप्टर 10 यही लेक्चर था, स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले। तो स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले एक बहुत ही पाइवोटल यानी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का, जो स्ट्रक्चरलिज्म के अजम्पशंस को चैलेंज करता है और स्ट्रक्चरलिज्म में जो जो चीजों को बताया गया है उन चीजों को जैक्स डेरिडा चैलेंज करते हैं। डेरिडाज वर्क हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लिटरेरी थियरी, फिलोसफी एंड अदर ह्यूमन साइंसेस। डेरिडा के इस वर्क का बाकी की फील्ड्स पर बहुत ही गहरा असर हुआ, जैसे कि लिटरेरी थियरी, क्रिटिसिज्म, ह्यूमन साइंसेस, फिलोसफी, प्रॉम्प्टिंग क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन द नेचर ऑफ मीनिंग, लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। और उनके इस लेक्चर के कारण लोग सोचने पे विवश हो गए कि किसी भी चीज की जो मीनिंग है वो किस तरीके से निकाली जा सकती है और लैंग्वेज और स्ट्रक्चर किस तरीके से समझा जा सकता है किसी भी वर्क का। ये हमें इस लेक्चर के द्वारा समझ में आता है। चलिए अब हम लोग इसकी समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। Derrida explains that the concept of structure is as old as the concept of episteme। तो डेरिडा कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, यानी किसी भी चीज में जो छुपी हुई मीनिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो एपिस्टीम जितना ही पुराना है। एपिस्टीम का मतलब होता है नॉलेज, यानी जब से इंसान ने नॉलेज को हासिल करना शुरू किया है तब से ही ये जो स्ट्रक्चर है उसकी बात भी चली आ रही है, लेकिन कभी भी इसके ऊपर इनफ डिस्कशन नहीं हुआ है। ऑन एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ही फर्स्ट डिफाइंस व्हाट अ सेंटर इज। तो इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए वो बताते हैं कि एक सेंटर क्या होता है। एन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल दैट अलाउज फॉर लिमिटेड प्ले। तो वो कहते हैं कि जैसे हमारी दुनिया है, इस दुनिया का एक सेंटर है जिसे हम भगवान कहते हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये जो दुनिया है वो भी एक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हर स्ट्रक्चर का एक सेंटर होता है और ये जो सेंटर है वही रूल्स बनाता है, वही चीजों को निर्धारित करता है। इसी वजह से लिमिटेड प्ले यानी कि जो स्ट्रक्चर के अंदर के बाकी के पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं पाते। वो लिमिटेड प्ले यानी एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होता, इसीलिए क्योंकि जो सेंटर है वही स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरलिटी देता है, वही बैलेंस करता है और ऑर्गेनाइज करता है पूरे स्ट्रक्चर को, बट एट द सेम टाइम इनहिबिट्स प्ले एंड अलाउज अ लिमिटेड डिस्कोर्स टू टेक प्ले विद इन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। तो ये जो सेंटर है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उस स्ट्रक्चर के उनके बीच प्ले इनहिबिट करता है, यानी उन सभी एलिमेंट्स में इंटरेक्शन नहीं होने देता। फॉर विच द सेंटर कम्स बाउंड्रीज। तो उस सेंटर के साथ बाउंड्रीज आती हैं, यानी अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई मेन सेंटर मौजूद है तो वो सेंटर बाउंड्रीज को बनाता है, यानी कि रिस्ट्रेन करता है एलिमेंट्स को और एक दूसरे से घुलने मिलने नहीं देता। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर इज दैट इट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर येट एट द सेम टाइम इट इज अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑफ इट। तो एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सेंटर के बारे में वो ये है कि सेंटर स्ट्रक्चर का एक मेन पार्ट तो है, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर के अंदर होने वाले बदलावों से यानी चेंजेस से उस सेंटर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरीके से जैसे कि भगवान ने दुनिया बनाई है लेकिन दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका भगवान के ऊपर असर नहीं होता। Therefore, the center that leads coherence and structurality to a structure escapes it। तो हालांकि इस सेंटर ने ही सारे रूल्स को बनाया और इस स्ट्रक्चर को कोहेरेंस और स्ट्रक्चरलिटी भी सेंटर ही देता है, लेकिन वो अपने ही बनाए हुए रूल से मुक्त है। Therefore, the paradoxical concept of center being both inside and outside the structure, that is the center that governs the center escapes its totality। इसीलिए एक पैराडॉक्स यहाँ होता है, यानी जो सेंटर है वो उस स्ट्रक्चर के अंदर तो है लेकिन उसके बाहर भी है। अपने ही बनाए गए रूल से सेंटर बाहर रहता है। जैसे कि गॉड इज द सेंटर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ईश्वर ने इंसान को और इंसान की जिंदगी को बनाया और उसके लॉज को बनाया, लेकिन फिर भी वो इंसान की जिंदगी से मुक्त है। इंसान के
ऊपर लगाए हुए रूल्स का भगवान के ऊपर असर नहीं होता. He is absent from the play of human life. Examining the history of structures, Derrida elaborates that one center gets replaced by another. इसके बाद फिर डेरिडा बताते हैं कि हमेशा स्ट्रक्चर के अंदर वही सेंटर मौजूद नहीं होता. कभी कभी सेंटर रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा पार्ट जो है वो सेंटर बन जाता है. Thus, the factors governing the play do get epistemologically shifted. For example, the center of human society shifted from God to Renaissance man. तो जैसे कि हम यूरोप में देखते हैं, रेनेसा यानी बदलाव के दौर के टाइम पर जो सेंटर ऑफ फोकस है यानी जो फोकस था वो ईश्वर से हटकर इंसान के ऊपर आ गया और इसीलिए इंसानों की पेंटिंग्स वगैरह उस जमाने में बनने लगी. तो जो फोकस था वो गॉड से रेनेसा मैन के ऊपर आ गया और इस तरीके से इंसान सेंटर बन चुका था. Thus, at given point, the center of the structure cannot be substituted by various permutations, but historically the center can get replaced. तो अपने आप ये चीज नहीं हो सकती, लेकिन इतिहास में ऐसा जरूर पॉसिबल है कि सेंटर चेंज हो जाए. Defining the event that leads to disruption of the structure, the concept of rupture is discussed. इसके बाद जो डेरिडा है वो रप्चर को डिस्कस करते हैं. अब ये रप्चर क्या है? तो अभी तक तो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आज तक हम यही मानते आए हैं कि हर स्ट्रक्चर का एक मुख्य केंद्र होता है, एक बिंदु होता है जिसे सेंटर कहा जाता है. लेकिन इस पे भी एक रप्चर, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये भी एक जगह से फट गया है, ऐसा वो बोल रहे हैं. रप्चर का मतलब होता है फट जाना. देयर बाय कम्स अ स्टेट व्हेन देयर इज नो सेंटर. तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सेंटर ही नहीं होगा. कंक्लूसिवली नो लोकस यानी उस स्ट्रक्चर का कोई भी मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र नहीं होगा, सेंटर नहीं होगा. एट दिस मोमेंट विद रिमूवल ऑफ सेंटर इन्फिनिट प्ले टेक्स प्लेस. अब जैसे ही इस सेंटर को हटा दिया जाएगा उस स्ट्रक्चर के अंदर इन्फिनिट प्ले शुरू हो जाएगा. यानी कोई भी बिंदु किसी भी दूसरे बिंदु के साथ जुड़ जाएगा और फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की इन्फिनिट मीनिंग्स बन जाएंगी. यानी उस चीज की हम लोग अनगिनत मीनिंग्स निकाल पाएंगे क्योंकि कोई भी बिंदु किसी भी बिंदु के साथ यानी कोई भी पार्ट किसी भी दूसरे पार्ट के साथ इंटरप्ले शुरू हो जाएगा. Each sign defines itself with respect to other signs, showing that there is no center. और इस तरीके से हर साइन किसी दूसरे के साइन के साथ मिलना जुलना उनका शुरू हो जाएगा और इस तरीके से कोई सेंटर ही नहीं बचेगा. तो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्ड बाय द डीकंस्ट्रक्शनिस्ट. अब डीकंस्ट्रक्शनिस्ट वो व्यक्ति है जो इस डीकंस्ट्रक्शन को लाएगा, जो स्ट्रक्चर को तोड़ेगा. तो एक क्वेश्चन अगर हम डीकंस्ट्रक्शनिस्ट से पूछें कि ये डीसेंटरिंग कब होगी, सेंटर को हटाया कब जाएगा और कौन हटाता है, तो इसका आंसर हमें ये मिलता है कि ऐसी कोई पर्टिकुलर इवेंट या डॉक्ट्राइन नहीं है, ये कभी भी हो सकता है. ही एक्सप्लेन्स दिस विथ रिलेशन टू द ससॉर्स कॉन्सेप्ट ऑफ साइन वेर साइन इज कंपोज ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. तो यहाँ पर फिर से जो डेरिडा है वो जो फेमस थियरी है सिग्निफायर और सिग्निफाइड की जो ससॉर ने दी थी उसके थियरी के बारे में बात करते हैं. सिग्निफायर फिजिकल फॉर्म है साइन का, जबकि सिग्निफाइड होता है वर्बल वर्ड उसे यूज करने के लिए. जैसे कि अगर हम एक फ्लावर की बात करें तो जो वो चीज फ्लावर है उसे सिग्निफायर कहा जाता है और उसके लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा है फ्लावर उसे सिग्निफाइड कहते हैं. ऑन द ऑनसेट द आइडिया ऑफ नॉट डूइंग विद द साइन इज मेंटेन्ड. ही टॉक्स अबाउट द रिडक्शन ऑफ द बाइनरी बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड. तो यहाँ पे डेरिडा कहते हैं कि हम लोग उस चीज को फ्लावर कहते हैं लेकिन उस चीज को और भी कई नामों से पुकारा जा सकता है. तो ये जो बाइनरी है सिग्निफायर और सिग्निफाइड का, ये हमें हटाना होगा, ऐसा डेरिडा कहते हैं, और इन्फिनिट मीनिंग्स क्रिएट करनी होगी. द वे ऑफ डूइंग दिस इज फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ सबमिटिंग टू द आर्बिट्री रिलेशन बिटवीन सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर. सेकेंड इज कम्प्लीटली टू बी डन अवे विद दिस आर्बिट्री रिलेशन बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. तो इस चीज से हमें कम्प्लीटली हटना होगा और समझना होगा कि और भी तरीके हो सकते हैं मीनिंग को डिराइव करने के. Derrida goes on to deconstruct Levi-Strauss idea of binaries. Strauss divides two categories, nature and culture, where anything that is spontaneous is nature and anything that is acquired is culture. तो यहाँ पर डेरिडा लेवी स्ट्रॉस के आइडिया को बताते हैं कि कैसे कोई भी चीज जो नेचर में हो रही है, कोई भी चीज जो तुरंत हो रही है, अपने आप हो रही है, उसे नेचर कहना होता है, और कोई भी चीज जिसे एक्वायर किया जा रहा है, जो इंसान बना रहा है, जो एक्वायर कर रहा है, उसे कल्चर कहना चाहिए.
The main point of focus here is that Derrida in the first place is not withering away the structures but finding flaws in it. तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो जेक्स डेरिडा है वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें ये जो स्ट्रक्चर वाला पूरा कॉन्सेप्ट है इसे हटाना होगा, लेकिन वो बता रहे हैं कि कैसे ये जो स्ट्रक्चर और उसमें एक सेंटर होता है और सेंटर ही सभी साइंस को लीड करता है और सभी के लिए लॉज बनाता है, सभी साइंस के लिए। ये जो कुछ कमियां हैं हमारी थियरी में, ये हमें समझनी होगी, फ्लॉज को समझना होगा। द स्ट्रक्चर हैज टू बी केप्ट इन ऑर्डर टू क्रिटिक इट। उस स्ट्रक्चर को तो रखना है, तभी हम उसे क्रिटिसाइज कर पाएंगे। वॉट स्ट्रक्चरलिज्म डज इज टू एट्रीब्यूट अ ट्रूथ वैल्यू टू अ स्ट्रक्चर। दिस इज वॉट इज शेकन बाय द थियरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। तो हमें उस स्ट्रक्चर को रखना है, लेकिन डिकंस्ट्रक्ट करके। Then you can discard the structure or use it to find its play. Derrida proposes that meaning is not fixed. तो वो बार बार यही कहते हैं कि मीनिंग फिक्स नहीं है। हमने जो स्ट्रक्चरलिज्म में ये सोच लिया कि मीनिंग तो फिक्स है, एक सिग्निफायर होता है और एक सिग्निफाइड होता है, तो ऐसा नहीं है। डेरिडा कहते हैं कि मीनिंग फिक्स नहीं है विद इन द स्ट्रक्चर बट रैदर एमर्जेस थ्रू द प्ले ऑफ साइंस। जब ये जो साइंस एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उनका जो इंटरप्ले होता है उसके कारण मीनिंग भी बदलती जाती है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि मीनिंग फिक्स है। This play refers to the endless shifting and interrelation of signs, where meaning is not predetermined but rather produced through differences and oppositions. तो हमें समझना होगा कि ये जो मीनिंग है वो प्रीडिटरमाइंड नहीं है, एक ही नहीं है, वो तभी प्रोड्यूस होती है जब डिफरेंसेस और अपोजिशंस आते हैं, जब वो साइंस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब। डेरिडा यूजेस द टर्म ब्रायोकोलियर। तो यहाँ पर वो ब्रायोकोलियर टर्म को यूज करते हैं, जो लेवी स्ट्रॉस का टर्म है। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो ब्रायोकोलियर को यूज करते हैं, ब्रायोलेज को यूज करते हैं, उन्हें ब्रायोकोलिया कहते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो बहुत सारे मटेरियल्स को यूज करके नई नई मीनिंग बनाते रहते हैं, who use whatever materials are available to create meaning. This highlights the idea that meaning is not derived from a fixed structure. और इससे हमें पता चलता है कि मीनिंग एक फिक्स स्ट्रक्चर से नहीं बनी हुई है। ये जो मीनिंग है वो चेंज होती रहती है। इट इज क्रिएटेड थ्रू द क्रिएटिव यूज ऑफ अवेलेबल साइंस। जब हम अवेलेबल साइंस, जो भी हमारे पास चीजें हैं, उन्हें क्रिएटिवली यूज करते रहते हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, तब मीनिंग भी बदलती है। फाइनली डेरिडा ऑब्जर्व्स दैट देयर आर two way to interpret structure, sign and play. One aims to decipher an absolute truth and avoid play, and the other affirms play. तो फाइनली वो यही कहते हैं कि स्ट्रक्चर, साइन और प्ले को हमें समझना होगा। वन एम्स टू डेसिफर एन एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड अवॉइड प्ले एंड द अदर अफर्म्स प्ले। तो एक तरीका है स्ट्रक्चरलिज्म का जहां पे कहा जाता है कि ट्रूथ, सच्चाई तो बस एक ही है, मीनिंग तो बस एक ही है, लेकिन दूसरा जो तरीका है वो ये है कि हम समझें कि इंटरप्ले होने की वजह से मीनिंग चेंज होती रहती है। द फर्स्ट वेज वॉज डोमिनेंट थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। तो हमेशा से ये जो पहला तरीका है वही हिस्ट्री में, इतिहास में हमेशा से चलता आ रहा है। लोग यही सोचते हैं कि मीनिंग तो एक तरफा होती है, लेकिन ये जो सेकंड वाला है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाला, वो जैक्स डेरिडा ने जब दिया तो वो आज उभर कर आ रहा है ये मुद्दा, और लोग समझ रहे हैं कि मीनिंग एक तरफा नहीं हो सकती, किसी भी चीज को समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सो यहीं पर ये जो थियरी है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको इसकी समरी समझ में आई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।